हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे? हम ना मैथमेटिकल टूल्स हमने चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट किया था। उस चैप्टर नंबर 0 में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने ये स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में हम 8 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो टूल्स जो हमारी फिजिक्स में यूज़ होंगे, किसके? मैथमेटिक्स के। उन 8 टूल में से एक टूल हमने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया जिसका नाम अलजेब्रा था, और हमने अब क्या है, सेकंड टूल स्टार्ट किया हुआ है हमारा, ठीक है? अब इस सेकंड टूल का नाम क्या था? ये नाम था ग्राफ। अब हमने बेसिक आपको बता दिया ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। आप वो देख सकते हैं। उस लेक्चर को देखने के बाद जो हम आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उस जो लेक्चर है उसकी मेन हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए? डिफरेंट इक्वेशन के लिए। इसका क्या मतलब है? अगर डिफरेंट इक्वेशंस के लिए क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होता है। ये नहीं है कि अगर डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनके लिए सेम ग्राफ होगा। तो अगर कोई इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की तो उसका ग्राफ अलग होगा, अगर कोई इक्वेशन है पैराबोला की तो उसके लिए ग्राफ अलग होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो उसमें हमने पहली इक्वेशन डिस्कस की थी। वो इक्वेशन क्या थी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है? कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो क्या होगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है। तो हमने कल पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमने कल पढ़ा था। ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था m क्या होता है। m यहाँ पे होती है स्लोप। क्या होती है? स्लोप। तो हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था कि जो स्लोप है वो क्या होती है। तो हमने बताया था कि स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है टेन थीटा। क्या होती है? टेंजेंट ऑफ द थीटा। और थीटा क्या एंगल था? ये वो एंगल था जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं क्या? थीटा। जैसे मैं मान के चलूं, ये अगर कोई ग्राफ है, ये कोई एक लाइन है, ठीक है? अब ये इसकी आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एक लाइन है, लाइन जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको बोलते हैं थीटा। तो जो ये एंगल होगा उसको यहाँ पे पुट कर दो, उसकी टेंजेंट की वैल्यू ले लो, वो हमें वैल्यू दे देगी क्या? स्लोप की। तो ये एक फार्मूला था स्लोप का। और मैंने बताया था स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी क्या बोलते हैं? स्लोप होते हैं, ठीक है? अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक डिफरेंशिएशन एक अलग से टूल है, ये हमारा 6 नंबर या 7 नंबर में टूल आएगा, तब हम डिटेल में करेंगे। अभी हम मान के चलें ये dy लिखा हुआ है। अब d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो हम बोल सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये है कि कितना चेंज आया y में जब x को हमने चेंज किया, जब थोड़ा सा x को चेंज किया उससे कितना थोड़ा सा चेंज आया y में। इन दोनों को जो मैं रिजल्ट लिखूंगा, इनका जो आंसर आएगा वो हमें देगा स्लोप। तो ये स्लोप को क्या बोलते हैं? dy को क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द x, ये बोल सकते हैं। ये थीटा एंगल मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कल का ही टॉपिक चल रहा है अभी, ये डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे। तो ये मैंने बता दिया स्मॉल चेंज इन, और अदरवाइज एक टर्म यूज करते हैं फिजिक्स में डी वाई बाई डी एक्स को, ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसका बोला जाता है इंटरस्टेनियस। इंटरस्टेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी इंस्टेंट पे, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे ले लें, किसी भी टाइम पे अगर मैं क्या करूं, x को चेंज करता हूं तो उससे y में कितना चेंज आता है, ये बोलता है dy बाई डी एक्स। का मतलब होता है इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, या इंटरस्टेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको बोलते हैं इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज। इंटरस्टेनियस
रेट ऑफ चेंज, तो ये भी बोलते हैं इसको dy बाई डी एक्स को, ठीक है। अब इसका मतलब समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, dt होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। कि सपोज पहले टाइम था t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अब टाइम आ गया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बीच में कितना गैप था 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के गैप में जब 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे चेंज हुआ, 2 सेकेंड के गैप में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो आएगी dv। तो dv क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या चेंज इन टाइम कितना है 2 सेकेंड, और वेलोसिटी मान ले पहले यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, अब यहाँ पे गाड़ी जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड हुआ तो गाड़ी चलना स्टार्ट होगी 3 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे हमने निकला है dv बाई dt क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में कितनी वैल्यू है उसकी, वो क्या बताएगी आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बताएगी आपको एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये dv बाई dt का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी इंस्टेंट में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट फॉर द टाइमिंग आप याद रखें कि जो डिफरेंशिएशन जो स्लोप है वो होती है dy बाई डी एक्स, और जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम में, वो हमें बताती है स्लोप। तो ये हमारी स्लोप थी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं dy बाई डी एक्स, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इतना याद रखिए कितना चेंज आया। सपोज कोई पार्टिकल है, वो इनिशियली y1 उसकी पोजीशन थी, फिर वो कहाँ पहुंच गया y2 में पहुंच गया। इसी तरह जब वो y1 में था तब उसकी x कोऑर्डिनेट में पोजीशन थी x1, और यहाँ पे कितनी थी x2, फाइनली उसकी x2 पोजीशन हो गई। अब चेंज इन y क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली यहाँ पे था माइनस इनिशियल यहाँ पे था। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में फाइनली कहाँ पहुंचा, x2 माइनस x1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया आपका कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ y माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट अपॉन फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ x माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। अगर ये समझ नहीं आया कोई इशू नहीं है, इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो स्लोप होती है वो y2 माइनस y1, नया फॉर्मूला बन गया, x2 माइनस x1 भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा आज का थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, मैं रिवाइज कर रहा हूँ कल का लेक्चर अभी, ठीक है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, यहाँ पे स्लोप होता है, जो भी हमारी स्लोप होती है ग्राफ की वो एम कहलाती है, और यहाँ पे सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे y है, इस तरफ y है, तो ये इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, कल के लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, ठीक है, क्लियर। अब जो ये x एक्सिस होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो y एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं एब्सिसा बोलूं कि एब्सिसा क्या होता है, तो एब्सिसा होता है डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है 2 मीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है। तो जो इसका डिस्टेंस होता है, एक्चुअली एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो एब्सिसा हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये यहाँ से इस P पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या हुआ, ऑर्डिनेट हुआ डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस से यहाँ पे इस तरफ जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगर ये बात करूँ, अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये इस पॉइंट के लोकेशन आ जाएगी। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या आई आपके पास? आई 2 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बोला जाए एब्सिसा क्या है और ये क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या है? 2 है। तो ये हो जाता है एब्सिसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोल सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, तो ये क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, थोड़ा सा आप याद रखने के लिए आप याद रखो एक्स एक्सिस में हमेशा कौन आएगा? एब्सिसा आएगा, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम लास्ट में करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, ठीक है। बाकी मैंने आपको कल बता दिया था कि जो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो ऊपर से नीचे आएगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट जाएगा ग्राफ। और टेंजेंट जो थीटा होगा, जो थीटा होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन बनाती है वो ग्रेटर देन 90 होता है नेगेटिव स्लोप के लिए, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, जो हमारा जो सेकंड हेडिंग आती है यहाँ पे, जो सेकंड इक्वेशन हम करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पैराबोला की इक्वेशन। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, अगर हम वो पढ़ना चाहें तो हम कैसे पढ़ सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं मैं, जो पैराबोला होता है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलास। जो पैराबोलाज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं बताना कि पैराबोला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इक्वेशंस पढ़नी है और इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है, यही हमारा टॉपिक है। यही बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में यूज होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के पैराबोला होते हैं जो अभी तक हमने इस लेक्चर में पढ़ने हैं। एक पैराबोला जो होता है वो होता है सिमेट्रिक पैराबोला। दूसरा होता है एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पैराबोला में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं एक ट्राइंगल से बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है, और इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, अलोंग इस वाई एक्सिस, यहाँ से कट कर रहा हूँ। जब मैं इसको कट कर लूंगा, एक हाफ यहाँ पे दिखेगा, एक हाफ यहाँ सेपरेट हो जाएगा। एक हाफ मुझे कैसे दिखेगा? एक हाफ मुझे दिखेगा ऐसे करके, ऐसे दिखेगा, और दूसरा हाफ मुझे कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और जब मैंने उसको कट किया, चाहे मैं अभी मैंने इसको वाई एक्सिस से किया है, जब मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट करूंगा, कट करने के बाद जो मुझे शेप मिलती है, अगर लेफ्ट वाली शेप और राइट वाली शेप दोनों सेम आती हैं तो मैं बोलूंगा ये क्या है? ये जो ट्राइंगल है ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक है, लेकिन किसके अबाउट? अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर इसी ही ट्राइंगल को अगर मैं कट करूंगा ऐसे, अलोंग द एक्स एक्सिस कट करूंगा, तो ये फिगर मुझे कैसे दिखेगी? यहाँ पे मुझे ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे मुझे ऐसे दिखेगा। अब दोनों ये शेप जो है, ये दोनों शेप आफ्टर कटिंग दोनों शेप सेम नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या है? ये एसिमेट्रिक है। क्या है ये? एसिमेट्रिक है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस।
ये क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये फिगर सेम फिगर सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, बट ये फिगर एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या है, एसिमेट्रिक है, या हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये फिगर कैसी आ गई हमारी, एसिमेट्रिक। और अगर एसिमेट्रिक को हमने देखना है, अच्छे से देखना है, एसिमेट्रिक फिगर कैसी होगी, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को चाहे मैं वाई एक्सिस के अलोंग कट करूं, चाहे मैं एक्सिस के अलोंग कट करूं, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा, इसकी ऊपर वाली शेप कैसी आएगी, ऐसे करके, और नीचे वाली शेप कैसे आएगी, ऐसे करके। तो ये जो फिगर है, दोनों फिगर जो आफ्टर कटिंग सेम नहीं आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, एसिमेट्रिक है। तो ये डिफरेंस था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक पैराबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक पैराबोला क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैराबोला की, और पैराबोला कौन सा है, सिमेट्रिक। अब जो सिमेट्रिक पैराबोला है, अब हम देखते हैं, अब जो सिमेट्री है, मैंने बताया कभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगी फिगर, कभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगी। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगी तो डिफरेंट इक्वेशन आएगी, और जब वाई एक्सिस के होगी तो तब क्या हो जाएगी, डिफरेंट इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो पहली इक्वेशन है हम बात कर रहे हैं इसकी। तो ये इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये इक्वेशन कैसे पता चलेगी पैराबोला की है, तो मैंने कल आपको बताया था इक्वेशन सबसे पहले कैसे पता चलती है, हमें पावर देखनी होती है जो हमारा वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, y की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, y की पावर क्या है, 2 है। अगर 2 पावर होगी तो क्या होगा, पैराबोला होगा, ये आपको क्लियर है। जब यहाँ पे लिखा था हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की पावर 1 थी, इसलिए हमने बोला ये इक्वेशन किसकी है, ये स्ट्रेट लाइन की है। तो पावर डिसाइड करेगी इक्वेशन को, तो याद रखना जो पैराबोला के लिए पावर क्या होनी चाहिए, y की 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स की बात करें, ठीक है, तो ये पैराबोला हमारे पास कैसा बनेगा, तो ये जो पैराबोला है, ये यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, x की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू चेंज होती है, अगर x की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू चेंज होती है। तो x क्या हो गया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। तो ये जो पैराबोला होगा, दिस पैराबोला, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये सिमेट्रिक कहाँ पे, जो यहाँ पे टर्म लिखी होगी वही सिमेट्रिक होगी, उसी एक्सिस के अराउंड क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो ये पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस में भी कौन सी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स है तो ये पॉजिटिव एक्सिस। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनता है, ये देखें, ऐसे ग्राफ बनाएं। ठीक है, ठीक है, अब पैराबोला का जो ग्राफ आता है वो ऐसे जाता है, ये जो सेकंड डिग्री का ग्राफ होता है या तो ऐसे जाएगा या तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये पैराबोला क्या है, ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस कौन सी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, इसको लिया और ये लिया। ये जो आपके पास ग्राफ बना, दिस इज द ग्राफ फॉर पैराबोला। लेकिन कौन सा पैराबोला, जो सिमेट्रिक है अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन लिखूं तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो हमें कैसे पहचानेंगे, अगर इसकी पावर 2 है y की तो ये पैराबोला है। लेकिन अब ये पैराबोला तो है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, लेकिन कौन सी एक्सिस के, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ग्राफ एक ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो एक इस किसको, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक है, देखो यहाँ से अगर मैं कट करूँ, एक्स एक्सिस के अलाउंग कट करूँ, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अलाउंग कट करूँ, तो ये देखो ये पोर्शन जो होगा, यहाँ पे हाथ रख दें, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन क्या है, सेम आता है। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम होता है, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ ऐसे करके,
तो ये सिमेट्रिक है कौन सी एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। इसी तरह हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। तो यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में y इंडिपेंडेंट हो गया, और जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है उसी के अराउंड क्या होता है, ये पहली बात ये पैराबोला होगा, क्योंकि x की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा। दूसरी बात, अगर पैराबोला है तो कौन सी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होगा y के, और कैसे, y क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y के सिमेट्रिक होगा। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये y होती है, पॉजिटिव y होती है ये, तो यहाँ पे डायग्राम बनेगी ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कट करूं तो ये पोर्शन अलग करूं, ये पोर्शन कैसे दिखेगा, ऐसे करके, ये पोर्शन कैसे दिखेगा, ऐसे करके, तो दोनों सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी पैराबोला की है, ये नहीं यहाँ पे वाई हो, यहाँ पे पावर देखनी होती है वेरिएबल की, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के वाई, अगर ऐसी इक्वेशन लिख दें तो बताओ ये पैराबोला की है, हाँ, x की पावर 2 है तो ये पैराबोला है। और अब ये सिमेट्री कहाँ पे है, y एक्सिस का सिमेट्रिक है, और कौन सी y एक्सिस, यहाँ पे माइनस y है तो नेगेटिव y एक्सिस। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे। तो अब y एक्सिस नेगेटिव कौन सी होती है, ये होती है नेगेटिव y एक्सिस। तो सिमेट्रिक किसके अराउंड है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है आपको, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। तो ये जो इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये था हमारे पास, ये पैराबोला हम पढ़ रहे थे, लेकिन कौन सा पैराबोला पढ़ रहे थे, सिमेट्रिक पैराबोला टाइप 1, ठीक है। इसमें 4 टाइप आती हैं, वो आपने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं पैराबोला की ही, लेकिन कैसा पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला, ठीक है। अब जो ये पैराबोला है, ये हमारा कैसा आ जाएगा, एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक पैराबोला मैंने आपको बता दिया, एसिमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अब एसिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन क्या आएंगी, तो इसकी इक्वेशन आएगी जो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी पैराबोला की है, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2। तो ये इक्वेशन किसकी, पैराबोला की है, लेकिन ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन एसिमेट्रिक पैराबोला की है। किसकी है, एसिमेट्रिक पैराबोला की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स दो तो हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक की वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 2, यहाँ पे दोनों की है। तो यहाँ पे हम ये मिटा देंगे y, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एसिमेट्रिक पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसके लिए जो ग्राफ होगा हमारा वो कैसा प्लॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी, ये जो डिसाइडर कौन है, जो ए और बी हैं, जो ए और बी अगर क्या हो, बोथ पॉजिटिव हो, क्या हो, अगर बोथ पॉजिटिव हो तो ग्राफ अलग बनता है, और अगर क्या हो, ए हमारा पॉजिटिव हो, बी हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, ए हमारा पॉजिटिव हो और बी हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होता है, जो ग्राफ है वो डिफरेंट ग्राफ आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर इस इक्वेशन के लिए ही अगर हम बात करते हैं, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हों तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा। देखो ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, और जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो ये जो y की वैल्यू आएगी, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके लिए तो ये पहला केस है, जब हमारा a और बी दोनों अगर पॉजिटिव हों, उस केस में जो ग्राफ आता है पैराबोलिक ग्राफ, वो पैराबोला कैसा आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पैराबोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ पे,
जब हम वैल्यूज पुट करेंगे x की वैल्यू को अगर 1 भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो ये y ऑर्डिनेट है, ये y ऑर्डिनेट हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पैराबोला आता है अगर a और b की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है देखें कैसे क्लियर करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे, इस ग्राफ को मैं ऐसे कट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जो फिगर आ जाएगी वो फिगर ज्यादा ऐसे दिखेगी और ऊपर वाली फिगर मुझे दिखेगी छोटी सी। तो दोनों सिमेट्रिक नहीं हुए तो ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक पैराबोला हो जाएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं, अगर a हमारा पॉजिटिव है, b हमारा नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या होगा। अगर a पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये थोड़ा ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचेगा, b नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जो ग्राफ आएगा, दिस ग्राफ इज बेसिकली एसिमेट्रिक है। ये कैसा है, एसिमेट्रिक है। और ये किसके लिए, ये कब आएगा, जब a और b की वैल्यू दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा छोटा सा इक्वेशन थी पैराबोला की, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक पैराबोला के लिए ग्राफ कैसे बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है, जब दो वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों वेरिएबल्स को, और उनका आंसर किसके बराबर आए, 1 के बराबर आए, ऐसा अगर इक्वेशन कोई लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा, इसकी इक्वेशन कहलाएगा हाइपरबोला का। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको अगर अच्छा लिखा हो, जैसे वेरिएबल मान के चलते हैं 2x इंटू 4y इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। याद रखना, हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही सिलेबस में है। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1/y, लिख दूं, ये y इधर चला गया, नीचे चला गया 1 के, तो 1/y हो गया। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, लिख सकता हूँ इसको। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो आपको याद रखना है, जब भी कोई रिलेशन फिजिक्स में आगे आएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आएगा। जब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कभी आएगा, ऐसे फिजिक्स में कभी आएगा, उसका अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा किसके बीच में, f और a के बीच में। तो इधर ग्राफ किसके बीच में बोला है, x और y के बीच में। ये नहीं है ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में। अगर वो ग्राफ बोलेगा, यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट बता दूं, अगर वो ग्राफ बोलेगा किसके बीच में प्लॉट करो, x और y के बीच में, किसके बीच में, x और y के बीच में, तो ये दोनों ग्राफ कैसे हैं, एक दूसरे के, दोनों कैसे हैं, इनवर्सली, उल्टे हैं। उल्टे हैं तो ग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ ये ग्राफ आएगा ऊपर से नीचे। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है, देखो जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये किसकी है, हाइपरबोला की है। और हाइपरबोला का जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है वो क्या आता है, ऊपर से नीचे आता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अगर मैं x की, y की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो 1/y है, तो ये x की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। तो यही हो रहा है ग्राफ में। देखो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन यहीं पे x की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। जब यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हाइपरबोला का ग्राफ हो गया आपको क्लियर। जो हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी होती है या ऐसी होती है, और इसके लिए जो ग्राफ आता है वो ऊपर से नीचे आता है, ऐसे की तरफ। ये हाइपरबोला का ग्राफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो बोलता है ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पता है दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। और एक्स में कौन आता है, ये मैंने ग्राफ में बताया था, एक्स में वही क्वांटिटी आती है जो इंडिपेंडेंट होती है। तो मान के चलते हैं एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। अब इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, उनकी इक्वेशन। तो उनकी इक्वेशन क्या है, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, और ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में अगर ग्राफ पूछा हो तो वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऑन द सेम एंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th क्लास में कूलम्स लॉ में भी यूज होगा, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब वो पार्ट 2 में पूछ रहा है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, एक्स के बीच में और 1/y के बीच में। तो याद रखना, यहाँ पे ग्राफ था एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पे ग्राफ है एक्स और 1/y के बीच में। तो ये इक्वेशन आपको यही दी हुई है वापस, या ये इक्वेशन दी हुई है, तो आपने ये बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक्स एक्सिस लेना, वाई एक्सिस लेना। ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे हमने एक्स ले लेना, यहाँ पे वाई ले लेना। अब ये रिलेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कौन डिसाइड करता है, इक्वेशन। तो इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन दी है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो x है
ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें x, रिलेशन किसके बीच में पूछा है, x और 1/y के बीच में, तो x के मुंह के सामने है 1/y, तो 1/y एक वेरिएबल हो जाएगा, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। जब ऐसा रिलेशन हो x और y के बीच में और पावर 1 हो, तो तब ग्राफ कौन सा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनके बीच में अगर 1/y के बीच में देखा जाए तो ये ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे 1/y लिख दिया, तो ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ध्यान देना है कि ग्राफ किन दो वेरिएबल्स के बीच में पूछा है। अगर x और y के बीच में पूछा होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर x और 1/y के बीच पूछा होगा तो इनके रिलेशन देखो, 1/y और x आमने सामने रखें, ये पूरा एक वेरिएबल बन जाएगा 1/y, तो इसकी पावर देखेंगे 1 आएगी, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको कभी कभी सीबीएसई 12th क्लास में जब पहुंचेंगे आप, तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा ग्राफ में वो पूछ देती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन भी आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक इलिप्स। ठीक है, इलिप्स क्या होता है, जो एग शेप होती है, जैसे एग होता है, उस शेप को क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की होती है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इलिप्स बनाएंगे उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, इलिप्स। जब इलिप्स बनेगा, ऐसे ही एग होता है हमारा, तो इलिप्स होता है। तो इलिप्स के केस में क्या होता है, जो ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ओरिजिन से जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है ये कम होता है। जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको ए बोलते हैं, और जो कम डिस्टेंस होता है उसको बी बोलते हैं। और जो ए होता है वो किसके नीचे आएगा, किसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक्स के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ए होगा। तो बी किसके नीचे आ रहा है, वाई के, तो ये बी में होगा। और जो ए है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर, मेजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। ये माइनर क्यों है, क्योंकि ये छोटा है। तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर कभी दिया होगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 8 इक्वल्स टू 1, तो अगर आपको बोला जाएगा ये किसकी इक्वेशन है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। अगर इलिप्स की इक्वेशन है तो ये कब इक्वेशन, वो इक्वेशन है जिसमें जो इलिप्स का सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये बात, सेंटर चेंज हो सकते हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट ये देखना है ये इलिप्स का क्या है, ए बी सी है। ठीक है, अब एक मॉडिफिकेशन है, जो इलिप्स है वो जो सर्कल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है कि सर्कल के केस में ये दोनों रेडियस, जो ए है यहाँ पे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं सर्कल के केस में, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर हम ऐसा कर दें, अगर इन दोनों को बराबर कर दें, ठीक है, क्या कर दें हम इन दोनों को, अगर हम a और इक्वल्स टू b कर दें, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जब हम इसको आगे करके लिखेंगे, ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1/a² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन बनी, जब हमने क्या किया, ए को बी के बराबर पुट किया, ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की क्या होती है, इक्वेशन, जहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है वो कहलाता है ए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या आई, जो इलिप्स की इक्वेशन है उससे ही डिराइव हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है ये सर्कल की होती है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करना है, आपने एक ऐसा सर्कल बनाना जिसका सेंटर कहाँ पे रखना, ओरिजिन में। ठीक है, तो ये इसकी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ लेके ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। और कितने हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये सारे डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को। तो अब जब कंक्लूजन आ रही है तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ्स के रिगार्डिंग, ठीक है। देखें, जो पॉइंट समझ नहीं आएगा हमने डिस्कस कर लिए, एक आधा पॉइंट होगा जो नहीं किया होगा। पहली लाइन बोल रहा है जो स्लोप होती है ग्राफ की स्लोप क्या होती है, dy बाई डी एक्स। वो बोलता है वो क्या होती है, इट इज ड्रॉन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो ये क्या बोलता है, जो स्लोप होती है ग्राफ की वो किसके बीच में होती है, एक्स और वाई के वेरिएबल के बीच में होती है, किसी भी पॉइंट पे। बोलता है जो स्लोप होती है हमें क्या देती है, वो बता रहा है। बोलता है स्लोप एट एनी टू पॉइंट्स गिव अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बोल रहा है कि जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी इंस्टेंट में अगर हम x को अगर चेंज कर रहे हैं उससे y में कितना चेंज आ रहा है वो हमें हमेशा क्या जाती है, स्लोप। स्लोप क्या देती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देती है। तो ये कभी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए कि स्लोप हमें क्या देती है, तो हमें किसी भी इंस्टेंट में कितनी वैल्यू चेंज हो रही है एक क्वांटिटी की, जब हम दूसरी क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी भी इंस्टेंट में सपोज अगर 10 सेकंड की कोई गाड़ी चल रही है, 5वें सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, वो जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी इंस्टेंट में अगर हम स्पीड पकड़ ले वो हमें बताती है। तो हमें स्लोप क्या बताती है, किसी भी इंस्टेंट पे किसी वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा वो बताती है। ये है हमारा पहला पॉइंट। तो जो स्लोप है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, स्लोप होती है किसकी, v और t ग्राफ की क्या होती है, स्लोप होती है। तो याद रखना v और t ग्राफ की जो ये दो वेरिएबल लिखे होंगे, तो जो टाइम होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ ग्राफ किसका, तो टाइम का और यहाँ पे वेलोसिटी का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ करूँ तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा स्लोप, tan थीटा। और ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, हमेशा एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ये जो स्लोप होगा ये किसके बराबर होगा, dv बाई dt। और डी बाई डी टी ए होता है। तो याद रखना जो स्लोप है हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट वो बोल रहा है स्लोप ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये कर्व है मेरे पास कोई, ठीक है। इस कर्व पे कोई मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। और बोलता कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लो, उस दो पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दो। वो जो लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को जोड़ती है किसी कर्व के ऊपर, उसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड बोलते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। वो क्या होती है, कॉर्ड हो जाती है। और अगर इस कॉर्ड के ऊपर मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे बनाऊं और इस कॉर्ड की अगर स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होगा, जो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, जो इस कॉर्ड की स्लोप होगी, कॉर्ड की स्लोप होगी, किसकी स्लोप, अगर मैं कॉर्ड की क्या निकालूं, स्लोप निकाल दूं, वो स्लोप क्या होगी, डी वाई बाय डी एक्स मान के चलते हैं। अगर मैं वो स्लोप निकाल दूं, जो वो स्लोप होगी, जो इस कॉर्ड की स्लोप निकलेगी, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो हमें क्या देगी, ये हमें इसकी स्लोप ऑफ द कॉर्ड है हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है एवरेज वैल्यू। क्या बताती है हमें, एवरेज वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बिटवीन द टू पॉइंट्स। यही लाइन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो स्लोप होती है कॉर्ड की, जो ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को ऑन द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, वो क्या देती है, जो स्लोप होती है कॉर्ड की वो देती है एवरेज वैल्यू। क्या देती है हमें, इट गिव्स अस द एवरेज वैल्यू बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज वैल्यू, उन दो पॉइंट्स के बीच की जो एवरेज वैल्यू होगी, वो एवरेज वैल्यू कौन देगी, जो एक कॉर्ड होगा उसकी जो स्लोप होती है वो देती है। तो ये भी, इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, कहीं ना कहीं पे हमें जब दो पॉइंट्स दिए होंगे किसी कर्व के ऊपर, जब मैं उसे कॉर्ड ड्रा करूंगा, उन दो पॉइंट्स की उनके बीच में जो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप एक कॉर्ड ड्रा करेंगे
उस कॉर्ड का जो एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो जो एंगल होगा उसका टेंजेंट करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी तो वो उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगी, एवरेज वैल्यू होगी। तो एवरेज वैल्यू निकालने के काम भी आता है कौन, स्लोप। अब हम बात करते हैं तीसरी क्वांटिटी की, ठीक है, तीसरे पॉइंट की। ये बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स प्लॉटेड, वो बोलता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स प्लॉटेड, कि हम वेरिएबल्स कौन सा ले रहे हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं y इक्वल्स टू के एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, एक x होता है एक y होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं f इक्वल्स टू एम ए करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन होता है, यहाँ पे कभी a होता है कभी f होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब बोलता है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इंटरसेप्ट होता है ग्राफ के ऊपर, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट्स। बोलता है कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके ऊपर जो इंटरसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो c होता है इंटरसेप्ट, चाहे वो y एक्सिस में इंटरसेप्ट हो चाहे वो x एक्सिस में इंटरसेप्ट हो, वो हमेशा किसकी वैल्यू देता है, जब भी ग्राफ के बीच में वो इंटरसेप्ट होगा वो हमेशा जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं या जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो यूनिट्स एंड डायमेंशन, उस पर फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे क्या होती है, और उसमें जो फिजिकल कांस्टेंट्स यूज होंगे, जैसे फिजिकल कांस्टेंट कौन से होंगे, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, वो होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो जी होता है ये इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल कांस्टेंट। बोलता है अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम फोर्स और यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट बना, सपोज 2 बना, तो बोलता है कि जो ये इंटरसेप्ट होगा, सी इंटरसेप्ट होगा, ये हमेशा किसकी वैल्यू देगा, फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू देगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ग्राफ में जो भी इंटरसेप्ट होता है वो हमें क्या बताता है, हमें फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताता है या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताता है, जो हमारे फंडामेंटल जो बात की जाए वो साथ ही होती हैं, तो ये उसके बारे में बताता है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स प्लॉटेड, हम जो ग्राफ में वेरिएबल्स ले रहे हैं उन डिपेंडिंग अपॉन कि वो वेरिएबल कौन सा है। जैसे हम मान लेते हैं हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्सेलरेशन और एक ले रहे हैं वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, उस पर ये बात करता है, अगर हम वेरिएबल्स ले लेते हैं तो बोलता है जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, वो हमें रिप्रेजेंट करता है जो एरिया अंडर द ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस चीज़ को कैसे समझते हैं देखते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से dv क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा a dt, ठीक है। और अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ वेलोसिटी और यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ टाइम, अगर इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सिस पे आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा लीनियर ग्राफ है या कैसा ग्राफ है, देखो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बोलना चाहती है, बोलता है कि जब हम जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये आ गया, इस लाइन को क्या बोलते हैं ग्राफ, और ये लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। बोलता है जो एरिया अंडर लाइन एंड एक्स एक्सिस, जो इसके अंडर एरिया आता है ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे एरिया किस क्या है, ध्यान से देंगे, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी और टाइम के अंडर जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी और जो टाइम के अंडर जो ग्राफ होगा उसको अंडर जो एरिया होता है, जब भी हम ग्राफ और एक्सिस के अंडर जो एरिया लेते हैं वो एरिया किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चलो ये एग्जांपल बड़ी है काफ़ी समझने के लिए कि जो हमारा ग्राफ और एक्स एक्सिस के अंडर जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम की,
इनके अंदर ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अब ये कैसे करता है वो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस टर्म को याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम दो क्वेश्चन हैं वो दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक किया था ग्राफ का एब्सिस और कोऑर्डिनेट का, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते टाइम आपको एक चीज़ रामबन है जो आपको याद रखना है, वो ये कि जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन होगा उस टॉपिक को पहले रिवाइज कर लेना है। फिर जब अपने क्वेश्चन पढ़ना है उसको पूरा फोकस से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बोलते हैं फॉर द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 4, क्या दिया हुआ है, सपोज ये पी पॉइंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 4, ठीक है। और बोल रहा है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो एब्सिसा होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो अलोंग द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। और जो डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ये पॉइंट है बी, ठीक है। इसका डिस्टेंस है 214, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोला जाता है, मैंने बोला एब्सिसा। तो यहाँ से एब्सिसा क्या आ गया, जो एब्सिसा आ गया आपका वो क्या होता है, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो एब्सिसा आ गया 2, ठीक है। तो वो जो ऑर्डिनेट आ गया यहाँ से, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सिर्फ बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए थी। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 14, तो ऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे 14। तो ये इसका आंसर हो गया, ये छोटा सा इसका आंसर था। जो अगर बेसिक अच्छे से पढ़े होगा, थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्लोप। तो मुझे क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है इस फिगर की, ठीक है। इस फिगर की स्लोप कैसे निकलेगी, तो याद रखना कभी भी कोई भी पॉइंट है, जब भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं उसको किसकी फॉर्म में करता हूँ, x1 y1। तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा कैसा होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब मुझे स्लोप निकालनी है, तो मुझे पता है कि जो स्लोप होती है, अभी मैंने 3 फॉर्मूले बताए, जो स्लोप होती है वो होती है tan ऑफ द थीटा, और जो स्लोप होती है वो होती है dy बाय dx। और मैंने आपको बताया dy क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज, d का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आया, तो वाई में कितना चेंज होगा, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट अगर उसका y1 है, दूसरा y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये चेंज इन x क्या होगा, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप देखो x1 क्या है, y1 क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में बात करें, अब ये इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट में क्या है, जो ये जब पोजीशन बताएगा इस पॉइंट की, इस पॉइंट की पोजीशन कैसे होगी, x1 y1 की फॉर्म में। तो ये यहाँ से आ गया मेरा x1 और ये आ गया मेरा y1। तो यहाँ पे x1 क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो 3 है ना, ये ओरिजिन है। यहाँ से मान के ये डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट, वो 3 है। और यहाँ पे ही इस पॉइंट पे y कितना है, तो y तो हाइट होती है, इस पॉइंट पे हाइट है ही नहीं है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, ये x2 आएगा, ये y2 आएगा। ये कैसे आया, आप ये देखो, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x होता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम ले लो p और इसका नाम ले लो q। अब इस Q पॉइंट पे x डिस्टेंस, तो यहाँ से x से तो डिस्टेंस है ही नहीं है, ये तो सीधा ऊपर है, y के ऊपर ही है। तो x 0 हो जाएगा यहाँ पे, और y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली आपको पता है स्लोप होता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे 2 आ गया, y1 क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। x2 क्या आ गया 0 आ गया, और जो हमारा x1 आ गया वो 3 आ गया। तो आंसर क्या आया, -2/3। आंसर क्या आया, माइनस, ये 2 आ जाएगा, ये 0 माइनस 3 माइनस आ जाएगा, -2/3। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी स्लोप आ गई। तो अब स्लोप निकालने का आपको फार्मूला बता दिया। एक ऐसा फार्मूला भी होता है और एक ऐसा y2 माइनस y1 में फार्मूला भी होता है। कोई भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा x1 y1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था। ये हमारा आज सेकंड टूल भी खत्म होता है जिसका नाम था ग्राफ। जितना हो सका मैंने ग्राफ के बारे में बताया, लेकिन मेरी माने ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब ये 2 हमारे जो हैं बेसिक टूल्स खत्म हो गए, तो नेक्स्ट टूल हमारा जो स्टार्ट होगा वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। फिज़िक्स में हमें क्या चाहिए, उसका ब्रीफ आइडिया चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये जो 2 हमारे टूल्स हैं, इन टूल्स को अच्छे से पढ़ लेगा। ये टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।